हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आज 9 फरवरी है। 9 फरवरी का मतलब क्या? 9 फरवरी को जो भी न्यूज़ इवेंट्स चर्चा में हैं पीआईबी में या कहीं भी अभी डेली अपडेट्स में आ रहे हैं, द हिंदू में अगर अभी भी आ रहा है, 1 बजे आया, 2 बजे आया, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। और हम यहाँ पे 10 एमसीक्यूज़ को क्या 10 करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं, पूरा स्टैटिक एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व एक के बारे में बात हुई है, लेकिन हम मध्य प्रदेश के सारे टाइगर रिजर्व जो इंपॉर्टेंट रहे हैं उनको तो समझेंगे ही, ब्रीफ में सारे टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेंगे, क्या टाइगर प्रोजेक्ट उसको भी समझेंगे। तो पूरा एनालिसिस जो होता है ना, वो पूरा स्टैटिक को जोड़ के होता है। एक वीडियो आज का आप देखिए, आपको पता चलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको ये टाइटल दिख रहा है क्या, वैकेंसी की लास्ट डेट। तो किस वैकेंसी की लास्ट डेट है और आप सभी को जरूर फॉर्म इसमें अप्लाई करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहली जो न्यूज़ है उसके बारे में। हालांकि इस वैकेंसी के बारे में मैंने पहले ही बताया है, लेकिन आज भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि डेट भी इसकी बढ़ सकती है। तो आप हो सके तो आज भर दीजिएगा, नहीं तो कल तो भर ही दीजिएगा, डेट हो सकता है इसकी बढ़ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है उसके बारे में देखते हैं। पहली न्यूज़ किसके बारे में है? विद द रेफरेंस ऑफ शारदा रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो ये शारदा नदी के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों के बारे में बताना है। ठीक है, अब ये जो आपने मैप देख रहे होंगे, ये इंडिया का यहाँ पे मैप आपको दिख रहा है। ठीक है, इस इंडिया के मैप में आपको एक ये शारदा रिवर दिख रही है यहाँ पर, जो कहाँ पे इसकी लोकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर है कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इस प्रोजेक्ट का नाम है शारदा साबरमती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये हालांकि अभी कहते हैं ना कि अभी विचार अवस्था में है, अभी बन नहीं रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ, इसको लिंक करना है, जिससे नॉर्थ इंडिया में जो पानी की समस्या है, राजस्थान वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में, उसकी कमी को दूर किया जा सके। लेकिन अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले में शारदा रिवर कॉरिडोर की स्थापना की है। क्या शिलान्यास किया किसका? कॉरिडोर का, शारदा रिवर कॉरिडोर का, शारदा रिवर कॉरिडोर का। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में था और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। अगर हम इस नदी के बारे में बात करें तो ये क्या करती है? यह नदी उत्तरी उत्तर प्रदेश से होकर, तो अगर आप ये वाला रीजन देखोगे, ये आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से बहते हुए उत्तराखंड वाला रीजन है, यहाँ से बहते हुए उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो नॉर्थ वाला जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से आती है और ये नेपाल के बीच में और जो उत्तराखंड के बीच में, भारत के बीच में बाउंड्री का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये लगभग अगर आप देखोगे 480 किलोमीटर टोटल ये रिवर ट्रेवल करती है। ठीक है, और बाद में किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? एक तो धौली गंगा इसकी एक सहायक नदी है, धौली गंगा इसकी सहायक रिवर है। इसके अलावा इसके गौरी गंगा और सरयू, सरयू जिसके किनारे अयोध्या बसा है, वो भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, सरयू। बाद में ये गंगा में मिल जाती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे गंगा में मिल जा रही है। कहाँ की? शारदा रिवर, हाँ, ये गंगा में यहाँ पे मिल जा रही है। लेकिन अब किसकी सहायक है ये आपने देख लिया, कहाँ बहती है ये आपने देख लिया, किस पर परियोजना बनाने का प्रावधान ये देख लिया। बहुत बड़ी न्यूज नहीं थी, जिससे हम इतना ही देखेंगे, मैप पर डिस्कशन रखेंगे। अब स्टेटमेंट यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। द शारदा रिवर राइजेस इन द काली रिवर ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ नंदा देवी मैसिफ। शारदा नदी पूर्वी ढलानों पर काली नदी के रूप में उद्गम करती है। काली नदी के फॉर्म में इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा अगर हम देखें कि इट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल इन अपर कोर्स। तो ये वाला अपर कोर्स वाला जो रीजन है, अगर अब यहाँ पे आप देखो, इस वाले रीजन में अगर आप देखो, इस वाले रीजन में, तो यहाँ पे क्या कर रही है? बाउंड्री बना रही है किसके बीच में? नेपाल के बीच में और भारत के बीच में। ये भी बात और जो ये रिवर है ये डिस्प्यूट में भी रही है, क्योंकि ये अगर हम देखें ना, ये रिवर बाउंड्री कब डिसाइड हुई थी? जब अंग्रेजों का टाइम चल रहा था, उसके बाद डिसाइड हुई थी, लगभग 1930 के आसपास, 1920-30 के आसपास। अब लेकिन बाद में नेपाल इसमें क्लेम कर रहा था कुछ टाइम पहले, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे विवाद में रही है कुछ टाइम तक। तीसरा, आफ्टर एंटरिंग द इंडो गंगेटिक प्लेन इट फ्लो वेस्टर्न टू ज्वाइन द यमुना रिवर। इंडो गंगेटिक प्लेन करने के बाद ये पश्चिम की ओर बहती है और यमुना नदी में मिल जाती है। आपको मैंने बताया कि ये जो रिवर है ना, ये जो रिवर है किस में जाकर मिले? गंगा नदी में मिले, ना कि यमुना रिवर में। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। गंगा यमुना दोनों के बारे में आपको पता है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। उसके बाद अगर आप देखोगे दोनों प्रयाग
प्रयागराज में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? प्रयागराज में। यमुना नदी ये यहाँ पे आपको देख रही है, या आप यहाँ पे देख रहे हैं यमुना नदी, यहाँ पे आपको प्रयागराज में मिलेगी। अब यमुना नदी की बहुत सारी सहायक, जैसे यहाँ पे जब देखो चंबल नदी इस तरह से बाउंड्री बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, और बेतवा में जाके मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे केन कुनो है, धसान आई थिंक है। इसके अलावा अगर आपने सोन नदी की बात, सोन तो सीधा गंगा में मिलती है। तो इस तरह से कई नदियाँ यमुना में सहायक नदियों के रूप में इसमें मिलती हैं। गंगा के बारे में आपको पता ही है ज़्यादातर चीज़ें, कई बार हमने डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर 1 और 2 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन किसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? सेशल्स के बारे में देखने को मिलेगा। अब सेशल्स के बारे में देखने को मिलेगा। अब सेशल्स के बारे में क्या न्यूज रही है ये थोड़ा सा देखिए। तो भारत और सेशल्स में मुंबई में आयोजित हो रही ब्लू इकॉनमी पर एक बैठक हो रही है। तो इस पर संबंध गहरा साझा किए जाने की बात हो रही है, किस पे? ब्लू इकॉनमी पे। अब ब्लू इकॉनमी क्या होता है? अगर आप करंट अफेयर्स की फाइल सुबह की पढ़ते होंगे या तो नहीं पढ़ते, तो मैं आपको बताऊँ, समुद्र आधारित जो भी अर्थव्यवस्था होती है ना, चाहे वो रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात करें या अगर हम बात करें क्लीन एनर्जी बनाने के संबंध में बात करें, तो वो सब ब्लू इकॉनमी के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे सेशल्स की लोकेशन इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। आप यहाँ पे देखिए सेशल्स की लोकेशन, ये इंडियन ओशियन वाला रीजन है, हिंद महासागर वाला रीजन है। इस महासागर वाले रीजन के हम सारे आइलैंड को यहाँ पे एक बार देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट साइट रही है, सारी चीज़ चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही? आप यहाँ पे देखिए एक आइलैंड कहाँ गया, मुझे एग्जैक्टली अभी ये सोकोत्रा आइलैंड, ये सोकोत्रा आइलैंड यहाँ पे न्यूज़ में था। ठीक है, तो इसकी लोकेशन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे? अरब सागर के पास देखने को मिले। फिर ये मालदीव्स हमेशा न्यूज़ में रहती है। तो अगर आप देखेंगे लक्षद्वीप से मालदीव, फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश की यहाँ पे टेरिटरी यहाँ पे मानी जाती है। डियोगो गार्सिया एक आइलैंड है, क्या नाम है उसका? डियोगो गार्सिया है। तो उस पर यहाँ पे ब्रिटेन का आई थिंक क्लेम है। उसके अलावा यहाँ पे हम देखें कोकोस आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड आपको यहाँ पे पता ही होगा। मॉरिशस भी यहाँ पे आपको यहाँ पे रियूनियन आइलैंड जिस पर फ्रांस का कब्जा है। ठीक है, तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। मेडागास्कर अगर आप देखें जो साउथ अमेरिका अफ्रीका का पार्ट है वो यहाँ पर है। कोमोरास है। तो इस तरह के आइलैंड वाली कंट्रीज इतनी यहाँ पर हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के हिसाब से आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है और इसका स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, क्योंकि इमेज में PDF में नहीं डालूंगा, PDF में डाल देता हूँ, फिर आप लोग PDF पे ही डिपेंड हो जाते हैं, डिस्कशन नहीं देखते। तो डिस्कशन देखना जरूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें याद हो जाती हैं कहीं ना कहीं से अगर आप देखें। तो आप यहाँ पे लोकेशन सारी देख लीजिए। मेडागास्कर से ईस्ट में मॉरिशस है। ठीक है, दूसरा मालदीव के साउथ में आपको देखने को मिलेगा ये सेशल्स वाले आइलैंड। फिर सोकोत्रा की लोकेशन जो यमन का पार्ट है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप और मालदीव है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसकी लोकेशन, कोकोस आइलैंड की लोकेशन और ये अंडमान निकोबार की लोकेशन आप सारी देख लीजिए। क्रिसमस आइलैंड यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कोमोरस भी अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह की जो लोकेशन हमने यहाँ पर किसके बारे में देख ली? इंडियन ओशन के बारे में जो आइलैंड उनकी देख ली। अब हम मैप में देखेंगे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि सेशल्स इज आर्कीपेलागो कंट्री लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। सेशल्स क्या है? जो बहुत सारे जो आइलैंड कंट्री उनका देश है, उनका समूह है। तो अगर हम देखें तो 115 जितने आइलैंड किसके हैं? सेशल्स के हैं। कितने? 115 आइलैंड का ग्रुप है। कौन सा? सेशल्स। ठीक, पहली बात ये होगी। तो पहला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इसका करेक्ट हो जाता है। अब अगर हम देखें तो ये मेडागास्कर दूसरा स्टेटमेंट है कि द माहे ग्रुप आइलैंड आर कोरालाइंस रिलेटिवली फ्लैट इन द नेचर। माहे समूह के द्वीप प्रवाल प्रकृति के और अपेक्षाकृत समतल है। मतलब प्रवाल एटॉल, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो कोरल्स के थ्रू जो आइलैंड बनते हैं उन्हें प्रवाल द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो माहे ग्रुप के आइलैंड है वो किस नेचर में अपेक्षाकृत अगर आप देखोगे फ्लैट है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो जो माहे ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो अगर आप देखो किस टाइप के हैं, वो ग्रेनाइट आइलैंड के, ग्रेनाइट टाइप की उनकी संरचना है। जो रेस्ट ऑफ रिमेन सेशल्स का पार्ट है वो कोरल से बना। मतलब कोरल आइलैंड, कोरल जो सेशल्स कंट्री है ना, इसमें 2 टाइप के आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जो प्रवाल या कोरल से बने हैं, है ना। दूसरा जो अगर हिली रीजन या ग्रेनाइट वाले आइलैंड है, तो ये दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। जो माहे वाला आइलैंड, जो ग्रेनाइट वाला एरिया है, वो क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, इस वजह से वहाँ की जो चट्टानें अलग हैं। ठीक है, वहीं अगर दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या कि प्रवाल वाला, कोरल वाला रीजन। अब अगर आप देखो कि सेशल्स में सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? सेशल्वा। सेशल्वा सेशल्स का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अब इसमें पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो इस मैप को अगर आपने ध्यान से रखा, थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने आपको बताई वो आपने कंसिडर की, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर इसकी जो एक कैपिटल उसका क्या नाम है? विक्टोरिया। तो सेशल्स की कैपिटल कौन सी है? विक्टोरिया। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर समझा। अभी मुंबई में यहाँ पे बात हो रही है किसकी? भारत और सेशल्स की। तो जो दूसरा आइलैंड ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो माहे ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो
ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। तीसरा, मोरने सेशल्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेशल्स। सेशल्वा जो मोरन सेशल्वा है वो हाईएस्ट पॉइंट है। तो पहला तीसरा करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात आती है सिपकिल्ला दर्रे की। तो हम भारत में जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी लोकेशन थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें हिमाचल प्रदेश में आ जाए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ पे एक तो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा। ये चारों दर्रे आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो ये चारों दर्रे के बारे में आपको यहाँ पे जवान समझना है, क्योंकि सिपकीला दर्रा के बारे में जो क्वेश्चन है वो यहीं से बना। ये सिपकीला दर्रे की लोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में आप आ जाइए। तो जम्मू कश्मीर में अगर आप आते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपको किस टाइप के दर्रे देखने को मिलेंगे। मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ। तो जम्मू कश्मीर में आपको बनिहाल दर्रा मिलेगा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, भुरजिल दर्रा और खांगदुन दर्रा। तो ये सारे जो दर्रे हैं, अगर हम देखा पासेस हैं, आपको कहाँ पे देखने, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। फिर इस वाले रीजन में आपको, तो इस वाले रीजन का नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पीओके में बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके संबंध में नहीं पूछा जाता है। ये जो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप यहाँ पे याद रखें, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला और खारदुंग, और ये चारों, बड़ा लाचा, देवसा, रोहतांग और सिपकिल्ला, ठीक है। फिर आप आते हैं लद्दाख वाले रीजन में। यहाँ पे खासतौर पर जिसमें लद्दाख में कब्जा है किसका, चाइना किस वाले रीजन में। तो यहाँ पे आपको लनकला दर्रा देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पे चागला दर्रा देखना है। दूसरा आपको यहाँ पे देखना है कौन सा, उत्तराखंड वाले ये दर्रे, ठीक है, उत्तराखंड वाले दर्रे। माना दर्रा इंपॉर्टेंट है, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो ये सारे जो लिपुलेख, मुलिंगला, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से चाइना का रूट भी बनता है। और रिसेंट में यही न्यूज में रहा है। न्यूज में क्या रहा है, अगर आप देखें, सिपकीला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। तो इस दर्रे से अगर आप देखो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तिब्बत वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, तो यहाँ पे ये न्यूज़ में था कि इसको यहाँ पे खोलने का प्रयास यहाँ पे चल रहा है। अब इस दर्रे के अलावा हम थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे, जैसे सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। दोनों ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, आपको यहाँ पे दोनों को याद रखना है। फिर बोमडीला दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर यांगयाप और देहिंग पास आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। दिफर और कुमजोंग, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बोमडीला, यांगयाप और दिहांग, ये दर्रे इंपॉर्टेंट है। और चंकान पास, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। म्यांमार से सारे रीजन कनेक्ट होते हैं। तो ये सारे मेजर जो दर्रे हैं, खासतौर पर नॉर्थ वाले रीजन में, हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर हिमाचल प्रदेश जो सिपकीला दर्रा है उसके बारे में देखें, तो ये अगर हम देखें तो इसकी ऊंचाई 3930 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। यहाँ खाब गांव है, वहाँ पे चौकी बनी हुई है। अब ये वाला जो रीजन हुआ करता था ना, तो प्राचीन टाइम में अगर आप देखें, एंशियंट टाइम में, तो ये किसका पार्ट हुआ करता था, ये सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अब तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा, लिपुलेख दर्रे के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। लिपुलेख दर्रा तो हमने यहाँ पे देख लिया। लिपुलेख दर्रा आपको कहाँ पे देखने को, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश जो पासेस हैं वो अलग है, उत्तराखंड के पासेस अलग है। दोनों को आपको यहाँ पे याद रखना है। उत्तराखंड में आप लोग मुलिंगला देखने को मिलेगा, माना देखने को मिलेगा, नीति लेक मिलेगा, लिपुलेख मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा, देवसा, रोहतांग और सिपकिल्ला। तो ये चारों दर्रे, 8 दर्रों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इस पर फॉल्ट पे बन सकता है, पासेस पे बन सकता है। तो ये सिपकीला दर्रा लोकेटेड है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, तो किन्नौर जिले में यहाँ पे लोकेटेड है। दूसरा, द सतलज रिवर इंटर इंडिया थ्रू दिस पास। तो सतलज नदी इस दर्रे से बहती है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना है कि सतलज नदी यहाँ से बहती है, ठीक। अब सतलज नदी किसकी सहायक नदी है, तो अगर आपने इंडस रिवर सिस्टम देखा होगा, तो इंडस रिवर सिस्टम मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। सिंधु है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये सारी नदियाँ किस में मिल जाती हैं, जाके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो ये सिंधु रिवर तंत्र का हिस्सा है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिपकीला दर्रे से निकलती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तीसरा, दिस इट इज़ द वन ऑफ फ्रंटियर पासेज यूज टू ट्रेड विद चाइना। इसका चाइना के साथ व्यापार में उपयोग होता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इस रूट का व्यापार में उपयोग नहीं होता, बल्कि आप देखोगे जो उत्तराखंड वाले रूट्स हैं उनका यूज होता है ज़्यादातर में। तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में थी, क्योंकि झारखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे जंगल सफारी शुरू की है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो झारखंड में आ जाते हैं सबसे पहले। ये झारखंड का मैप है। इसके नॉर्थ में आपको बिहार देखने को मिलेगा, वेस्ट में आपको यूपी देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा वेस्ट में, उड़ीसा साउथ में, और वेस्ट बंगाल यहाँ पे इसमें ईस्ट में। अब बिहार से झारखंड को नवंबर में अलग किया गया था। नवंबर सन 2000 में बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया था। मध्य प्रदेश से इसकी बाउंड्री नहीं लगती, ठीक है।
मध्य प्रदेश लोकेशन देखें, भारत में लोकेशन देखें तो भारत में यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बारे में बात की गई वो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की, लेकिन जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। जैसे पालपक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट सेंचुरी डालमा, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, उसके कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा परपतगढ़ कुछ इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेतला नेशनल पार्क है यहाँ पे, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लाओसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस तरह की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ओढ़ीवा बर्ड सेंचुरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं वो हमने यहाँ पर सबसे पहले देख लिया। दूसरा अगर हम बात करें क्योंकि ये न्यूज़ क्यों थी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जंगल सफारी की शुरुआत की जा रही है, ठीक है ना। अब जंगल सफारी में क्या होता है आपको पता ही होगा, जंगल सफारी अगर आपने विजिट किया होगा तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हाँ सॉरी इसके रीजन इसके बारे में थोड़ा सा और ही मैं बता दूँ तो 1975 के आसपास की बात है। इससे जब अभ्यारण्य में डिक्लेयर किया गया था, बहुत ज़्यादा हाथियों की संख्या यहाँ पे पाई जाती थी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इसका नाम शिव के नाम पर रखा गया। दलमा मंदिर भी यहाँ पर है। अब जंगल सफारी में क्या होता है, जंगल सफारी में जंगली जानवर हैं उनको देखने की एक व्यवस्था होती है, एक तरह की वन यात्रा होती है, जीप वगैरह में घूमते हैं, आपने देखा होगा, तो वो जंगल सफारी कहलाती है। अब जंगल सफारी टाइगर सफारी मैं कह रहा हूँ, जंगल सफारी और अगर हम देखें कहाँ कहाँ पे मेजरली, तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा आपको यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे आपको झारखंड वगैरह वाले रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पे है कि इट इज़ लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार में इसकी लोकेशन है। मैं चार्ज लगा देता हूँ 1 सेकंड में। तो छोटा नागपुर पठार में इसकी लोकेशन है। दूसरा, ये अभ्यारण्य पूरी तरह से दामोदर नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि यह अभ्यारण्य पूरी तरह से दामोदर नदी बेसिन में स्थित है, ठीक है। तो ये भी बात हम यहाँ पे मान लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कि इंडिया एलिफेंट फ्लैगशिप स्पीसीज इन द सेंचुरी, भारतीय हाथी इस अभ्यारण्य की प्रमुख प्रजाति है, मतलब इसके नाम से ही जाना जाता है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला अगर हम देखें और तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। दामोदर रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो दामोदर रिवर की शुरुआत होती है, लेकिन दामोदर रिवर की शुरुआत कहाँ पे होती है, छोटा नागपुर पठार वाले रीजन में, छोटा नागपुर पठार वाले रीजन में होती है, झारखंड में होती है। अब ये जो रिवर है कौन सी, दामोदर, जिसे कि आप बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ बहुत आती है, बरसात में खासतौर पर उफान पर आ जाती है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन आपको यहाँ से देखने को छोटा नागपुर पठार में, जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप देखोगे इलिमिनेट हो जाएगा। पूर्णतः दामोदर रिवर बेसिन पर नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे अलग अलग रीजन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि ये क्या है, पूरी तरह से दामोदर नहीं बल्कि अलग रिवर का, महादाई और रिवर का भी यहाँ पे आपको इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिर दूसरा अगर हम बात करें दामोदर रिवर के बारे में, जैसे दामोदर रिवर की लंबाई कितनी है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और कुछ अगर प्रोजेक्ट बने हो तो यह भी थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दामोदर की लंबाई आपको 541 किलोमीटर देखने को मिलेगी, और ये पश्चिम बहती है, और आगे जाके किस में मिल जाती है, अगर आप देखोगे तो किस में मिलती है, तो दामोदर नदी, माइक चला ठीक है, तो दामोदर नदी किस में जाकर मिल जाती है, तो जो हुगली नदी है, हुगली में जाकर दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जानना था हमने, यहाँ पर देख लिया 1-3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस मैप इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। यूरेशियन उदबिलाव के बारे में, यूरेशियन ओटर के बारे में यहाँ पे न्यूज़ थी। यूरेशियन ओटर के बारे में क्या न्यूज़ थी देखें तो जम्मू कश्मीर में लुप्त माना जा रहा था, हाल में अगर हम देखेंगे सिंध नदी के आसपास इसको देखा गया, ठीक है। तो यूरेशियन जो ओटर उसके बारे में बात हो रही है। तो यूरेशियन ओटर के बारे में क्या, इट इज़ सेमी एक्वाटिक कार्निवोरस मैमल, यह एक तरह का अर्धजलीय मांसाहारी स्तनपायी है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि जल में पाया जाता है लेकिन किस तरह का है, कार्निवोरस। दूसरा, इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तीसरा कि जल प्रदूषण से इस प्रजाति प्रमुख खतरा माना है, तो वाटर जो पोल्यूशन है इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर हम देखें तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि ये अर्धजलीय मांसाहारी स्तनपायी है, मतलब कि मैमल है। दूसरा कि हाँ ये मांस खाता है, और तीसरा भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ का जो शेड्यूल है उसमें किस में रखा गया है, तो अगर आप देखोगे तो IUCN में ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में है, नियर थ्रेटन कैटेगरी में। IUCN की जो कैटेगरी आप इंग्लिश में ही पढ़ा करिए, हिंदी मत देखा करिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, कम खतरनाक, कम सुभेद, ये सब के चक्कर में आप फंस जाओगे। तो इससे अच्छा इस तरह से आप यहाँ पे या तो क्रिटिकल एंडेंजर को CR लिखो, एंडेंजर को ER लिखो, है ना, नियर थ्रेटन को NT लिखो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। और वाइल्ड लाइफ का जो शेड्यूल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें शेड्यूल 1 में नहीं है बल्कि शेड्यूल 2 में है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है।
साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में स्टेटमेंट्स हैं और करंट अफेयर थी। करंट अफेयर ये थी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है ना, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 272 हेक्टेयर जो वन की भूमि है उसको सिंचाई योग्य मोड़ने के लिए यहाँ पे सिफारिश की है, ठीक है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम यहाँ पे कि आखिर ये क्या होता है। फिर रानी दुर्गावती के बारे टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेंगे। अब अगर हम देखें लोकेशन रानी दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है उसकी, तो ये आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे रानी दुर्गावती वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें मध्य प्रदेश में अलग अलग जो टाइगर रिजर्व, जैसे माधव कहाँ गया, हाँ दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये है। फिर इसके अलावा संजय टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क भी है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी है, और ये आपको मंडला यहाँ पे फॉसिल नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, सतपुड़ा भी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, पेंच भी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, पन्ना 1, संजय डुबरी 2, बांधवगढ़ 3, इसके अलावा जो कान्हा किसली 4, सतपुड़ा 5, पेंच 6, ठीक है। तो 6 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। अब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, तो 1973 में की गई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे भारत सरकार क्या करती है, हर 4-4 साल में टाइगर के जो सेंसस कंडक्ट कराने का प्रयास करती है। और मध्य सबसे ज़्यादा टाइगर संख्या कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सेकंड टाइम में कौन आता है, कर्नाटका आता है। तो अभी जब तक सेंसस हुआ है पिछला सेंसस, तब तक ये डाटा है। इस सेंसस में बदलता है, रुकता है, क्योंकि न्यूज़ में था कि 55 जितने टाइगर रिजर्व की मौत हो चुकी है इस साल, तो किसी कुछ न्यूज़ में भी था, तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे बने। अब अगर आप देखें यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, तो 6 थे, ये 7वां टाइगर रिजर्व है। 6 तो ऑलरेडी ये हो गए, ठीक है ना, और 7वां टाइगर रिजर्व ये है, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इट इज द 7 टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। दूसरा, इट इज इंटायरली विद इन द नर्मदा रिवर बेसिन, या पूर्णतः नर्मदा नदी बेसिन में है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं है, आपको बताना है। तीसरा, इट्स लाई आफ्टर द रानी दुर्गावती ऑफ गोंडी प्यूपिल, इसका नाम गोंड शासक रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया था। तो अब ये तीसरा स्टेटमेंट में तीसरा करेक्ट था, दूसरा इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि अब देखो तो जो नर्मदा रिवर बेसिन है ना, उसकी लोकेशन ये आपको देखने को मिलेगी। मैं पेन बदल देता हूँ। तो जो नर्मदा रिवर का बेसिन ये वाला बेसिन है, तो इंटायरली लोकेटेड नहीं है, ये यहाँ पे है ना, तो इंटायरली लोकेटेड नहीं है, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाएगा। जो नर्मदा रिवर ये अमरकंटक से निकलती है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पश्चिम की तरफ बहती है। इसके राइट साइड में विंध्यन रेंज देखने को मिलेगी और लेफ्ट साइड में आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। 13-12 टोटल इसकी लंबाई है, 1029 मध्य प्रदेश में लंबाई है, बाकी गुजरात में जाती है। और वेस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अरब सागर में जाके ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3 ओनली, ठीक है। तो एक तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 किसके बारे में है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। तो आखिर जीपीयू होता क्या है, न्यूज़ में क्यों था, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो भारत अमेरिका के बीच में जीपीयू व्यापार बढ़ाने पर सहमत हुआ है। जीपीयू कंप्यूटर चिप होता है जो तस्वीर हो गई या फोटो अगर हम बात करें, या वीडियो है, या ग्राफिक को तेज़ी से दिखाने में मदद करता है। तो जैसे सीपीयू का दिमाग होता है ना, वैसे जीपीयू चित्र बनाने वाले कलाकार एक तरह का होता है, ठीक है। जैसे गेम्स वगैरह जो स्मूथ चलते हैं, वीडियो का जो विजुअल साफ साफ आपको दिखाई देता है, एआई मशीन लर्निंग जो काम करती है तो जीपीयू की मदद से करती है। तो इसके बीच भारत के व्यापार में अगर हम देखेंगे बढ़ाने पर भारत यहाँ पे सहमत हुआ है, ठीक। अब विद द रेफरेंस ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसके बारे में आपको सही कथन बताना है। पहला कि जीपीयू प्राइमरली वर्क फॉर प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, जीपीयू मुख्यतः पैरेलल प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें क्या, जीपीयू वर ओरिजिनली डिजाइन टू इनहेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, जीपीयू को मूल रूप से एआई के लिए डिजाइन किया गया था, ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है अगर हम देखें, जीपीयू हैव देयर ओन डेडिकेटेड रैम हैंडलिंग इंटेंस वर्क, तो इंटेंस काम करने के लिए रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी जीपीयू के पास होती है। तो पहला तीसरा करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई जीपीयू तो कब से काम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको 3D ग्राफिक रेंडरिंग के डिजाइन किया गया, 3D ग्राफिक रेंडरिंग के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था, ना कि एआई के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोंडावीडू किला। कोंडावेंडू जो फोर्ट उसके बारे में यहाँ पे है कि यहाँ पर अगर हम देखें किले को विकास करने के, किले को डेवलप करने के संबंध में अगर आप देखोगे यहाँ पे
बात चल रही है किसके संबंध में, किससे बात चल रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे सरकार का प्रयास यहाँ पे चल रहा है। और इसकी लोकेशन आपको देखने को कहाँ मिलेगी, लोकेशन इसकी गुंटूरू में देखने को मिलेगी, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये एक तो पता होना चाहिए आपका। अब इसको कई शासकों ने इसमें योगदान रहा है, खासतौर पे अगर आप देखो जो तेलुगु चोड़ा किंगडम था, फिर उसके बाद काकतीय जहाँ पे रानी रुद्रमा देवी बनी, उसके बाद विजयनगर के रीजन में आया, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य के रीजन में भी यहाँ रहा, फिर ब्रिटिश एम्पायर में रहा। तो कई सारे रूलर्स का यहाँ पे टाइम पे शासन रहा है, ठीक है ना। अब ये सबसे बड़ा पहाड़ी किला माना जाएगा पूरे राज्य का, तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा पहाड़ी किला है ही, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका मूल निर्माण काकतीय शासकों काल में हुआ था। तो काकतीय से पहले तेलुगु चोड़ा करके जो रूलर्स हुआ करते थे उन्होंने बनाया था, और इंडो इस्लामिक शैली में बना है। इंडो इस्लामिक शैली में ये बना है, जो इस्लामिक शैली में ये बना, हिंदू इस्लामिक शैली में। दूसरा, द फोर्ट एग्जिबिट ए ब्लेंड ऑफ हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर, हिंदू इस्लामी शैली में बना, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तो 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब असम में अगर आप देखोगे एक चींटी खोजी गई है, कहाँ पे, असम में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे न्यूज़ में थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में यहाँ पे देख लेंगे। जैसे अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है, पोलैरिकिस गंगावेनेंसिस, जो भी इसका नाम है आप यहाँ पे देखते थे, पोलैरिकिस गंगावेनेंसिस, ऐसे कुछ इसका नाम है। इट बिलोंग टू द मिक्रोंटा ग्रुप ऑफ स्पिनी आंट, या कांटेदार चींटियों के ग्रुप के संबंध में मानी जाती है। दूसरे, भारत में खोजी गई समूह की पहली प्रजाति है। तो पहली प्रजाति नहीं है, ऑलरेडी इसके संबंध में कई सही है, तीसरी बेसिकली मानी जाएगी। इस तरह की 2 और प्रजाति खोजी जा चुकी हैं भारत में। तीसरा, कि इट है डिस्टिंक्टिव ब्राइट येलो ऑरेंज एंड एब्डोमेन, इसका जो एब्डोमेन है, पेट है, चमकीले पीले रंग का होता है, ये यहाँ पे कहा जाता है। 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अभी पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। और बात करें किस वैकेंसी की, तो अगर आप देखेंगे एमपीपीएससी का फॉर्म आया हुआ था, ठीक है ना, एमपीपीएससी का फॉर्म आया हुआ था, और एमपीपीएससी की आई थिंक लास्ट डेट है। और अभी इस बार क्या हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड किया गया है। तो आप सब अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीएस का वेटेज बढ़ेगा, तो आपके लिए चांस रहता है अच्छा खासा यहाँ पर। तो आप लोग क्या करना है, आपको इसके बारे में इसको अप्लाई कर देना अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, और फिर इसकी भी, तो इसको भी अगर साथ में ले चल सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो